जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके रिवीजन में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 5 क्लासें हैं वो इसकी कंप्लीट कर ली है, यानी 5 पेपर इसके हमने सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए आज शुरू करते हैं। और आज हमारा ये 18 अगस्त 2022 का जो इवनिंग का यानी शाम का तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था, उस पेपर को आप आज इस क्लास में सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रेलवे के ग्रुप डी के 99 एग्जाम हुए हैं, 99 पेपर हुए हैं भी, वो सारे के सारे हैं वो अपन सोल्व करेंगे इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर दबा ले भी, ताकि अपन जैसे ही वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखिएगा। समीकरण 6p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके ऐसे फैक्टर कर लीजिएगा, जैसे कि 6p स्क्वायर है, माइनस में 5p है और माइनस में 6 है। इसके ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पे तो 36p स्क्वायर आ जाए, 36p स्क्वायर आ जाए, और घटाने पर या फिर जोड़ने पर माइनस के 5p आ जाए। तो मेरे पास ऐसी दो संख्याएं हैं 9 और 4, 9x और 9p और 4p। इनको अगर हम गुणा करेंगे तो 36p स्क्वायर हो जाएंगे और घटाएंगे तो 5p हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 6p स्क्वायर माइनस में 9p, माइनस में 9p और प्लस के 4p ले लूँ और माइनस में 6 है। अब इन दो में कॉमन और इन दो में कॉमन देख लो। इन दो में कॉमन आ रहा है 3p, 3p कॉमन आ रहा है, पीछे बचा 2p और माइनस में 3, क्यों p से p कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड किया तो 3 बार गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस के 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे कितना बच गया, 2 2 4 यानी 2p और माइनस में 2 3 6। अब यहाँ पे देखिएगा एक तो फैक्टर अपने पास में 3p प्लस में 2, ठीक है, और एक अपने पास में रह गया 2p माइनस में 3। अब p बराबर क्या है, p बराबर 2/3 एक तो, और एक अपने पास में p बराबर एक तो अपने पास में आ गया, एक अपने पास में आ गया p बराबर माइनस के 2/3, यानी ये प्लस का है और दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और ये 3 क्या है, प्लस का है, सॉरी माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो एक तो हो जाएगा माइनस के 2/3 और एक हो जाएगा प्लस के 3/2। तो यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं, अभी नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे इसने क्या कहा है, ये देखिएगा। कितने व्यक्ति मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद करते हैं किंतु केसर फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद नहीं करते। केसर फ्लेवर वाली आइसक्रीम है वो पसंद नहीं करते, यानी इस वाले डायग्राम में नहीं जाना चाहिए, ये वाली डायग्राम में नहीं जाना चाहिए। और आइसक्रीम मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम है ये वाली। तो इसमें देखो 21 तो ये रह गए, 21 तो ये हो गए, और 20 है वो ये दोनों, 20 है वो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे तो 20 और 21 यानी 41 व्यक्ति ऐसे हैं जो मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद करते हैं किंतु केसर फ्लेवर वाली आइसक्रीम है वो पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे 21 तो ये इसके अंदर है और 20 है वो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भी नेक्स्ट अपने पास में 3 नंबर क्वेश्चन है। अब 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है भी एक व्यक्ति x से पूर्व की ओर 45 मीटर चलता है। एक व्यक्ति है वो x कोई बिंदु है, इस बिंदु से पूर्व की ओर 45 मीटर चलता है, ये लीजिएगा 45 मीटर चल गया। उसके बाद में वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा और 40 मीटर चलेगा, ये लीजिएगा, सॉरी बाएं मुड़ेगा और 40 मीटर चलेगा। यहाँ पे देखिएगा ये x कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से 45 मीटर चला ये, ठीक है।
और उसके बाद में ये बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा और ये 40 मीटर चलता है, फिर वह क्या है दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा और 90 मीटर चला, ये लीजिएगा 90 मीटर चला दिया। उसके बाद में वह पुनः दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, अब पुनः दाएं मुड़ेगा और 60 मीटर चलेगा, ये लीजिएगा 60 मीटर चला। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 135 चलता है, दाएं मुड़ेगा और 135 चलेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, भी इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, यानी 90 ये रहा और 45 ये रहा। 90 और 45 कितने होते हैं तो 135 होते हैं, ये यहाँ से 135 यहाँ पे आ गया तो डायरेक्ट इसके नीचे आ गया। अब ये क्या बोलता है भी y पर पहुंच गया वो, ठीक है, y पर पहुंच जाता है, बिंदु x बिंदु y से यहां से कितनी दूरी और किस दिशा में है, यहां से कितनी दूरी पे है, यानी ये जो दूरी है, ये दूरी है वो 40 है, तो नीचे कितना बच गया 20 बच गया, यानी 20 मीटर की दूरी पे है और वो y से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो y से उत्तर दिशा में है और 20 मीटर की दूरी पे है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 4 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बताना है प्रश्नवाचक निशान पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिएगा 17 के बाद में 30 आया है, 17 के बाद में 30 आया है, अंतर निकाल लो कितने का अंतर आ रहा है, तो ये अंतर आ रहा है 13 का अंतर आ रहा है भी, ठीक है। उसके बाद में 44 आया है 30 के बाद में, तो कितने का अंतर आ रहा है 4 और 1 14 का अंतर आ रहा है। और उसके बाद में 15 का अंतर आ रहा है, उसके बाद में 16 का अंतर आ रहा है, और अब कितने का आएगा 17 का आएगा, तो 75 में 17 ऐड कर दो, 75 में 17 ऐड करोगे तो 5 और 7 12, 1 7 8 और 1 9 92 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले 13 फिर 14 फिर 15 फिर 16 फिर 17 का अंतर आया, 17 ऐड कर दो 92 आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी ये क्वेश्चन है, इसमें सिग्मा को क्या लिख रहा है SIGMA, क्या लिख रहा है ये लिख रहा है FVTZ और N लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये कितने पे आ रहा है, S है वो 19 पे आ रहा है, S 19 पे है और 19 से यहाँ पे 14 लिख दिया, ठीक है, 19 से क्या लिखा 14 लिखा तो माइनस कर दिया 5, ठीक है। और उसके बाद में I 9 पे आता है और ये आता है 26 पे, ये कितने पे आता है 26 पे आता है। तो यहाँ पे I 9 पे, I 9 के ऊपर आता है, तो इसमें कौन सा ठीक है। अब देखो भी इसमें ये नियम तो नहीं लगेगा, इसमें नियम लग जाएगा जैसे, अब इसमें ये देखो भी ये 19 पे आता है और ये आता है 6 पे, दोनों के बीच में अंतर कितना का है 13 का अंतर है, ठीक है। ये आता है 9 पे, ये आता है 22 पे, दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, दोनों में अंतर बीच में कितने का आ रहा है भी, तो ये 13 का अंतर आ रहा है भी, ठीक है। 13 प्लस कर दिए, यहाँ पे 13 माइनस किए, यहाँ पे 13 प्लस कर दिए, ये आता है 7 पे, ये आता है 20 पे, तो यहाँ पे 13 बीच में कितने का अंतर आ रहा है 13 का अंतर आ रहा है भी, ठीक है। और उसके बाद में ये आता है 13 पे और ये आता है 26 पे, तो यहाँ पे भी 13 का अंतर आ रहा है। और उसके बाद में ये आता है 1 पे और ये आता है 14 पे, तो यहाँ पे भी 13 का अंतर आ रहा है, तो बीच में क्या है 13 का अंतर आ रहा है सभी में। तो यहाँ पे ARJUN, ठीक है, तो इसको क्या लिखेगा, बीच में 13 का अंतर लगाओगे तो यहाँ पे ये अन आ जाएगा। 18 के बाद में यहाँ पे बीच में 13 का अंतर करोगे आप, 13 का अंतर करोगे, 18 में 13 ऐड करने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आगे 26 8 बच गया और उसके बाद में 5 ये आ जाएगा, ठीक है। और 10 में 13 ऐड करोगे तो 23 पे W आ जाएगा, U है, U के बाद में यानी 5 बच गया, 5 26 हो गए और उसके बाद में 8 H आ जाएगा। और N है, N में आप 13 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा A, यानी NEWHA आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी इनके बीच में 13 का अंतर आ रहा है। इट्स ओके। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, साइंस का क्वेश्चन है। तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, तापन उपकरण है उसका हीटिंग एलिमेंट बनाना है, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए चुने जाने के लिए
किस पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए? तो यहाँ पे उच्च गलनांक होना चाहिए। उस पदार्थ का क्या है, गलनांक उच्च होना चाहिए और उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। प्रतिरोधकता भी क्या है, उच्च होनी चाहिए। और निम्न प्रतिरोध ये गलत हो जाएगा, निम्न प्रतिरोध ये गलत हो जाएगा, यानी उसके लिए क्या है, उच्च गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। अगर आप एक हीटिंग एलिमेंट बना रहे हैं जैसे नाइक्रोम है और नाइक्रोम की छड़ है, ठीक है, और बल्ब का जो टंगस्टन बनाते हैं वो बना रहे हैं, तो उसके लिए उच्च गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। तो पहला और दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 7 नंबर क्वेश्चन है, 2020 में किन दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था? तो 2020 में दो बैंक थे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था 2020 के अंदर, पीएनबी के अंदर, ठीक है। आगे देखो भी, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। जीनों के लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ये प्रोटीन का उत्पादन करते हैं, जीन है वो प्रोटीन का उत्पादन करते हैं और ये लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। एकदम से ये कोई दिक्कत नहीं है। ये डीएनए के खंड होते हैं, ये डीएनए के ही भाग होते हैं, एकदम सही है, यानी डीएनए पे पाए जाते हैं ये। और प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। प्रत्येक जनन कोशिका होती है, उसके अंदर है वो एक जीन सेट होता है, ये भी एकदम सही है। और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। अभी जीन के अंदर है वो परिवर्तन होता रहता है, तो यहाँ पे इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये लक्षण है वो जीनों के लिए गलत हो जाएगा। इट्स ओके। तो यहाँ पे क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र से क्या बनते हैं भी, गुणसूत्र से डीएनए बनते हैं। गुणसूत्र है, गुणसूत्र से डीएनए बनते हैं और डीएनए के ऊपर है वो जीन पाए जाते हैं, डीएनए के ऊपर है वो जीन पाए जाते हैं। इट्स ओके। और एक डीएनए की जो लंबाई है वो 2.2 मीटर होती है भी। इट्स ओके। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 9 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग करेंगे? पीछे वाले पेपरों में भी ये क्वेश्चन आया था और तब मैंने आपको बताया था, बै से बल आ जाए और बै से बाएं हाथ का नियम, बै से बल, बै से बाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है, बै से बल। बाकी अगर आपसे पूछ लेता, कोई दिशा पूछ लेता है, कोई भी दिशा, अगर दिशा पूछता है तो आप वहां पे दाएं हाथ का नियम का यूज करोगे। और अगर आपसे बल पूछ लेता है, बल का निर्धारण करने के लिए आपको बै से बल याद रखना है और बै से ही बायां हाथ का नियम याद रखना है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप यूज करोगे, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखना है भी, ये यहाँ पे जो संक्रियाएं लग रही है वो भी यहाँ पे लगनी चाहिए और वो भी इन चारों में से किसी एक पर लगनी चाहिए, ठीक है। तो 16 यहाँ पे, इस 16 की आप क्या करो, स्क्वायर वर्ग निकाल लो इसका। तो ये 4 का स्क्वायर है अभी, तो 4 आ गया और 4 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 चौका 80 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये है 36, 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौके 24, 6 2 12 और 2 14, यानी 144 आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये देखो 189, 49 और 27 है, यहाँ से ये किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 7 को 27 से मल्टीप्लाई करो, 7 49 4 और 7 2 14 और 4 18, 189 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता। उत्सर्जन का मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है, उत्सर्जन का मतलब होता है निर्माण करना। तो यहाँ पे उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य कौन सा अंग नहीं करता है? तो छोटी आंत है वो नहीं करती है भी, छोटी आंत है वो नहीं करती है। फेफड़े है वो आप ये मान सकते हैं भी CO2 का निर्माण करते हैं, ठीक है। त्वचा है उसमें जैसे पसीना आना है और है, ये भी होता रहता है। और यहाँ पे
जो मल का निर्माण करती है वो बड़ी आंत करती है, भी मल का निर्माण करती है वो बड़ी आंत करती है। छोटी आंत है वो यहाँ पे कोई भी उत्सर्जन अंग का कार्य नहीं करती है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था कौन सी है? तो वो सिडबी हो जाएगी। सिडबी हो जाएगी भी, यानी सिडबी का जो स्थापना की गई थी वो 2 अप्रैल 1990 के अंतर्गत की गई थी। इट्स ओके। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ के अंदर है भी। ठीक है, लखनऊ के अंदर है वो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ले भी सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगी। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो लखनऊ के अंदर है। आगे चलो भी नेक्स्ट आपके सामने है 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है भी भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान पर सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो सांता क्रूज बेसिलिका है, ये कोच्चि के अंदर है। सांता क्रूज बेसिलिका कोच्चि में है। और बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये गोवा में है भी। और सेंट पॉल कैथेड्रल ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। सेंट पॉल कैथेड्रल ये जो चर्च है वो कोलकाता के अंदर। तो इसमें सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेशन चर्च है, ये पांडिचेरी में नहीं है, ये धर्मशाला में है भी। ठीक है, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा भी, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सांता क्रूज बेसिलिका कोच्चि में है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये गोवा में है, और सेंट पॉल कैथेड्रल है ये कोलकाता में है। आगे चलते भी नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है बी द्विघात समीकरण x² - 5x और +7 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ये मैं पहले भी पेपरों में आपको बहुत बार बता चुका हूँ भी। इसकी 3 कंडीशनें होती है। b² - 4ac बराबर अगर 0 के आ जाता है तो ये मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक मूल और क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, और b² - 4ac और ये क्या है? 0 से बड़ा आ जाता है। 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। ठीक है, क्या होंगे? भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे। और b² - 4ac और क्या है? 0 से बड़ा होगा, यानी b² - 4ac अगर 0 बड़ा होगा इससे, 0 से छोटा होगा तो क्या होंगे? वास्तविक आभासी मूल होंगे भी। ठीक है, मूल कैसे होंगे? आभासी मूल होंगे। तो यहाँ पे ये लगा के देख लीजिएगा, ये ऑप्शन में b² का मान क्या है? 5। ए का मान यहाँ पे ये हो जाएगा, बी का मान ये हो जाएगा और सी का मान ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान क्या है? -5 है, तो ये कितने हो जाएंगे? 25। और माइनस में 4ac है तो ये 7 चौके 28 हो जाएंगे। बराबर क्या है? 0 है। तो यहाँ पे देखिएगा -3 बराबर 0, तो ये क्या है? 0 से छोटा है। 0 से क्या है भी? 0 से छोटा है। तो 0 से अगर छोटा है तो यहाँ पे कैसे होंगे? अवास्तविक या फिर मान दो अवास्तविक या फिर आभासी। अवास्तविक या फिर आभासी। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखिएगा। d² प्लस में 1/d² बराबर क्या है? 18 है। जहां पे आपको बताना है d3 माइनस में 1/d3 की मान क्या होगा। तो ये देखिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर ये स्क्वायर में दिया गया है, तो यहाँ पे आप करो संख्या का स्क्वायर, और यहाँ पे ये प्लस में है तो ये प्लस में ले लो आप। प्लस में है तो प्लस के 2 बराबर क्या रख दो? 18 के रख दो। ठीक है, संख्या की स्क्वायर, यानी मैं वो संख्या मान लेता हूँ भाई, वो संख्या n मान लेता हूँ, यानी n की स्क्वायर प्लस में 2 और बराबर 18। ये प्लस में है तो मैंने ये प्लस में ले लिया। अब n की स्क्वायर ये प्लस में दूसरी साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में, तो 16 बच जाएगा।
n बराबर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट आएगा 16 के ऊपर तो 4 आ जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कहने का मतलब है, यानी कहने का मतलब ये है भी d प्लस में 1/d, d प्लस में 1/d यानी 4 था पहले, d प्लस में 1/d है वो क्या था, पहले 4 था। अब आपको ज्ञात क्या करना है, अब आपको ज्ञात करना है d3 माइनस में 1/d3 ज्ञात करना है। अब ये माइनस का ज्ञात करना है तो आप प्लस में लेके चलोगे भी। d3 का इसका फॉर्मूला होता है संख्या की क्यूब, ये क्या होता है, संख्या की क्यूब, संख्या की क्यूब प्लस में क्या करोगे, संख्या प्लस में करोगे संख्या और इंटू 3, ठीक है। संख्या क्या आपके पास में 4 है तो 4 की क्यूब करोगे, और प्लस में संख्या क्या है 4 है और इंटू करोगे 3 से। तो यहाँ पे 4 की क्यूब 64 प्लस में 4 3 12, 64 में 12 जोड़ोगे तो ये कितने हो जाएंगे 76। तो आपका यहाँ पे 76 राइट आंसर हो जाएगा भाई, 76 है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है। ए बी सी डी और ई नामक 5 मित्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए पंक्ति के ठीक मध्य में नहीं बैठा है, ए है ना वो पंक्ति के ठीक मध्य में नहीं बैठा है। सी किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, कोई भी एक सिरा है उसके दूसरे स्थान पर बैठा है। मैंने ये 5 व्यक्ति है, ये 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर सी बैठा है, किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर, और दूसरे सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है, दूसरे सिरे से चौथे स्थान पर बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बी और डी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, तो बी और डी है वो पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। और यहाँ पे ऊपर इसने क्या कहा है, ए है वो पंक्ति के ठीक मध्य में नहीं बैठा है, तो ए यहाँ पे बैठेगा तो पंक्ति के ठीक मध्य में आ जाएगा, तो ए यहाँ पे बैठेगा। और बच गया और कौन सा, ई, तो यहाँ पे ई बीच में आ जाएगा। तो इसने यही पूछा है भी पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो ई आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों पर अपरदन करता है, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों पर अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहते हैं, तो उसे विसर्प बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है, विसर्प कहा जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे PORTUGA और L, इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है UTRPOLGA लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो संख्या है, ये जो अक्षर है, इन्हीं अक्षरों को क्या है यहाँ पे नीचे अवरोही क्रम में लिख रहा है, ये अवरोही क्रम में लिख रहा है, यानी बड़े से छोटे क्रम में लिख रहा है। ये इन्हीं अक्षरों को नीचे क्या है, बड़े से छोटे अक्षरों में लिख रहा है, सबसे पहले बड़ा, उसके बाद में छोटा, उसके बाद में उसके छोटा, यानी अवरोही क्रम में लिख रहा है। तो मैं यहाँ पे ये है और इसको मैं अवरोही क्रम में जचा दूं। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा कौन सा, इसमें सबसे बड़ा है टी, ठीक है। उसके बाद में कौन है एस, उसके बाद में कौन है आर, और आर कितने हैं 2 है, ठीक है। उसके बाद में देखो कौन आ रहा है, उसके बाद में एम है, और उसके बाद में आई आ गया, और उसके बाद में 2A है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको सोल्व किया गया है। तो ये अवरोही क्रम में उसको क्या है, अल्फाबेट के रूप में लिख रहा है भी, ठीक है। इन्हीं अक्षरों को क्या है, अवरोही क्रम में इसने लिखा है, घटते हुए क्रम में। आगे देखो भी नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 19 नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दिए गए सभी वर्षों के लिए राज्य बी की औसत जनसंख्या कितनी, लगभग कितनी थी। औसत जनसंख्या निकालनी है किसकी, स्टेट बी की। और स्टेट बी कौन सा है, ये वाला है, इसमें ये वाला स्टेट बी है। इनकी औसत जनसंख्या निकालनी है कितनी है। तो यहाँ पे 38 है, इन सभी को ऐड कर लो, और ऐड करके सभी को ऐड करने के बाद में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 का डिवाइड कर देना भाई, 6 से भाग लगा देना, ठीक है। तो 8 और 2 10, 8 और 2 10, और 10 और 8 18, और 18 और 8 26, और 26 और 2 28,
हैंसिल 2। उसके बाद में देखो 3 और 5, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, और 25 और 7 कितने हो जाएंगे 32, 32 और 2 34, 32 और 2 34। अब यहाँ पे भाग कितने का लगेगा, कितने सालों का है भाई, 2016 से लेकर के 2021 तक है, तो टोटल 6 है, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 6 5 30 और 6 8 48, तो 58 इसका औसत आ जाएगा भाई, 58 है वो आपका इसमें औसत आ जाएगा। तो 58 लाख है उसकी स्टेट बी की औसत जनसंख्या 58 लाख हो जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी, तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है, एक प्रकार से अभिलंब के रूप में होती है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यानी इस प्रकार से एक कोई गोलीय दर्पण है, मैं ये मान लेता हूं, ठीक है, और इसमें ये यहाँ पे क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र सी होता है। और ये बोल रहा है ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव क्या होता है, यहाँ पे होता है ध्रुव, ठीक है, एकदम सेंटर में। इसको जो मिलाने वाली रेखा है, इसको जो मिलाने वाली रेखा है ध्रुव और सी को, ध्रुव और सी को मिलाने वाली जो रेखा है वो रेखा क्या है, एक अभिलंब के रूप में होती है, एकदम सही है, एक अभिलंब के रूप में होती है, एकदम सही है। अगला क्या बोलता है, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, और कोई आपतन बिंदु है, कोई भी आपतन बिंदु है, उस आपतन बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो भी क्या होगी, एक वो भी एक क्या होगी, वो भी एक आपका अभिलंब के रूप में कार्य करेगी। और अगला है फोकस और आपतन बिंदु पर, फोकस और आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या करेगी, वो अभिलंब के रूप में कार्य नहीं करेगी। यानी अगर मैं बात करूं भी कोई इस प्रकार से यहाँ पे कोई बिंदु है, आपतन बिंदु, यहाँ पे आपतन बिंदु का मतलब होता है जहां से किरणें आ रही है, मैं मान लूं भी यहाँ पे कोई बिंदु है, ये आपतन बिंदु है, और इस आपतन बिंदु से वक्रता केंद्र को मिला रही है, और ये वक्रता केंद्र को मिलाती हुई ये क्या है, डायरेक्ट इधर जाएगी, इस दर्पण से टकराने के बाद में क्या है, वापस उसी दिशा में वापस लौट आएगी। ये एक नियम होता है भी, ये एक नियम होता है भी, जब कोई किरण है वो वक्रता केंद्र से निकलती है और वो दर्पण से टकराने के बाद में वापस क्या है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं भी, यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई आपतन बिंदु है, और इस आपतन बिंदु से फोकस को मिलाने वाली जो रेखा है, इस आपतन बिंदु से फोकस को मिलाने वाली जो रेखा है वो इस प्रकार से टकराएगी, और टकराने के बाद में मुख्य एक्स की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, मुख्य एक्स के पैरेलल हो जाएगी। तो ये क्या है, ये अभिलंब के रूप में कार्य नहीं करती। तो यहाँ पे पहले और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे, पहले और दूसरा है वो दोनों सही है, तीसरा है वो गलत हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 22 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कार्बन किसके कारण है वो स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। तो कार्बन है वो, कार्बन अपने छोटे परमाणु आकार के कारण, अपने छोटे परमाणु आकार के कारण है वो कार्बन स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, वो अपने छोटे परमाणु आकार के कारण। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है अभी, इसमें क्या बोला गया है, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले एक विषम है और ठीक बाद एक अभाज्य है। ठीक पहले तो क्या होनी चाहिए, ठीक पहले एक विषम होनी चाहिए, विषम, और ठीक बाद सम है, और उसके बाद में एक अभाज्य होनी चाहिए, उसके बाद में क्या है, एक अभाज्य होनी चाहिए। पहले विषम आएगी, उसके बाद में सम आएगी, तो एक तो उसके बाद में क्या होगा, एक अभाज्य आएगी। तो यहाँ पे विषम आ गया, सम आ गया, लेकिन ये भाज्य आ गई, और विषम आ गई, सम आ गई, और एक विषम, सम और अभाज्य, ये रही एक। दूसरा देखो भी यहाँ पे विषम, विषम आ गया, सम, और उसके बाद में यहाँ पे विषम आनी चाहिए, विषम, सम और एक अभाज्य, एक ये रही भी, विषम सम आ गई, और उसके बाद में 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, और 7
एक है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है अभी। तो यहाँ पे ऐसी दो ही संख्याएं हैं जिसके पहले तो विषम है और उसके बाद में क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिखाया गया है भी, यहाँ पे 8 की स्क्वायर है और ये 9 की स्क्वायर है, क्रम वाइज है, ठीक है। ये 11 की आ गई तो ये यहाँ पे क्या आ गई 12 की स्क्वायर आ गई। ये 13 की है तो आगे क्या आ जाएगी 14 की स्क्वायर आ जाएगी 196। तो यहाँ पे 14 की स्क्वायर 196 आ जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है 13, उसके बाद में माइनस को क्या लिखता है, ये माइनस को लिखता है प्लस, माइनस को क्या लिखा है प्लस 17, प्लस को क्या लिखा है गुना 24, और उसके बाद में भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है -54, और गुणा का अर्थ क्या है भाग 18, और प्लस का गुणा प्लस का 28, और गुणा का अर्थ है भाग 14। अब देखो 14 एकम 14 और 14 दूनी 28 हो गया, 18 एकम 18 और 18 तिये 54 हो गया। इसको 3 और 2 को गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 हो गया, और उसके बाद में इसको गुणा करोगे 17 चौके 68, 6 और 17 दूनी 34 और 6 40, 408 हो गया, और प्लस के 13 है। इधर क्या है, इधर अपने पास में माइनस के 6 बचे हैं, माइनस के 6 और प्लस के 13 कितने हो गए, तो ये हो गया माइनस के 6 और प्लस के 13, प्लस के 7 बच गए, और इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 408 प्लस 7 तो 415 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है एक तार सीधे एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। ये तार है और इसमें क्या है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से ये आपका पश्चिम है और इसमें क्या है ये पूर्व है, प्रवाहित हो रही है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, तो आपको इस तार को इस प्रकार से पकड़ना है, और वो भी किस हाथ से पकड़ना है, राइट हैंड साइड से पकड़ना है, कि अंगूठे की दिशा है, जो अंगूठा है आपका उस अंगूठे की दिशा है वो इस साइड में हो, अंगूठे की दिशा है वो इस साइड में हो, ठीक है। आपको इस प्रकार से इस तार को पकड़ना है, वो भी कौन से हाथ से, तो वो राइट हैंड साइड से पकड़ना है, दाएं हाथ से पकड़ना है, और अंगूठे की साइड किस साइड हो, अंगूठे की दिशा है वो इस साइड होनी चाहिए, ठीक है, एरो की दिशा में। तो आपके जो अंगुलियां हैं वो किस प्रकार से इस तार के बाहर की ओर आएगी, इस प्रकार से आएगी, ठीक है, इस प्रकार से आएगी भाई, इस प्रकार से आएगी, इट्स ओके। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये अगर मैं इस प्रकार से सर्कल से बना के दिखाऊं तो ये दिशा ये हो जाएगी, और ये दिशा कौन सी है, ये दिशा वामावर्त है। वामावर्त का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये दिशा है वो अपने अंगुलियों की दिशा है वो इस प्रकार से आएगी भाई, इस प्रकार से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या क्या है, तार के लंबवत, ये क्या है तार के लंबवत क्या है, तार ऐसे है और ऐसे होता है वो क्या है लंबवत होता है। तो तार के लंबवत और तल में वामावर्त होगी, तल में क्या होगी वामावर्त होगी। तो यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या है आपको दाएं हाथ में अंगूठे की दिशा है वो इस साइड में आपको करनी है, और इस तार को इस प्रकार से पकड़ना है कि आपके अंगूठे की दिशा है वो पूर्व दिशा की ओर हो, ठीक है। और ये दाएं हाथ का यूज करके आप जो अंगुलियां हैं वही आपको क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तार के लंबवत और तल में वामावर्त हो जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट यहाँ पे ये है क्वेश्चन, और इसमें क्या है इस जगह पे आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा m आ गया, ये यहाँ पे देखो भी x आ गया और यहाँ पे z आ गया। तो कहने का मतलब है भी x और z में हलचल हो रही है, ये यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे क्या आ गया y आ गया, यहाँ पे z आ गया। तो एक इसका मतलब ये है भी x y और z ये चेंज हो रहा है। ये b है, ये यहाँ पे क्या है b है, ये m है, और m से पहले यहाँ पे देखिएगा h से पहले y से पहले क्या आया है h आया है। तो यहाँ पे z से पहले भी क्या आएगा h आएगा, और यहाँ पे x से पहले भी क्या आएगा h आएगा। x के बाद में t आया है, x के बाद में t आया है, तो y के बाद में यहाँ पे भी t आएगा,
और Z के बाद में यहाँ पे भी T आएगा। उसके बाद में देखो भी, उसके बाद में देखिएगा T के बाद में यहाँ पे M आया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। और ये एक क्या बन गया, ये एक इसका, उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे T के बाद में M और M के बाद में B, तो ये पेयर बन गया, भी एक जोड़ा बन गया, भी B यानी BHXTM, ये एक जोड़ा बन गया। उसके बाद में देखो BHYTM, उसके बाद में BHZTM, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किस किस का यूज किया है, H का, फिर M का, फिर B का, फिर T का, उसके बाद में H का और फिर T का। ये देखो HMBTHT, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और 28 नंबर क्वेश्चन ये है भी एक मैग्नीशियम रिबन वायु में एक चमकदार लो के साथ जलता है और एक क्या है सफेद पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या है, जब मैग्नीशियम रिबन है यानी इसको क्या है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन क्या करते हैं, जलाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है तो MgO आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे देखो भी 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 330 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2πr और r प्लस में h होता है, 2πr r प्लस में h होता है। और इसका मान आपको कितना दे रखा है, इसका मान आपको 330 दे रखा है, इसका मान है वो आपको 330 दे रखा है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये गुणा में है, ये क्या है गुणा में है, तो दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे r बच गया। अब देखो उसके बाद में r प्लस में h बचा है अपने पास में, और 330 यहाँ पे पाई का मान अपन रख देते हैं, पाई का मान रखेंगे तो 22/7 है, वो 7 ऊपर चला जाएगा। और r का मान अपने पास में क्या था, r का मान अपने पास में था ये 10 सेमी व्यास है तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। भी व्यास क्या है अपने पास में 10 सेमी है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2πr r प्लस में h। अब यहाँ पे देखो भी जो कट रहा है उसको काट दो और उसके बाद में इसको आगे सोल्व कर दो। तो यहाँ पे कौन कौन से कट रहे हैं, अभी 11 से काट दो, 11 2 22 और 11 3 33 यानी 30 आ गया। और उसके बाद में 5 एकम 5 और 5 सिक्के 30 हो गया, और 2 एकम 2 और 2 तिये 6 हो गया, 7 तिये 21 यानी 21/2 आ गया, 21/2 आ गया। किसका मान आ गया, r प्लस में h का मान क्या आ गया, 21/2 आ गया। अब 21/2 में 2 एकम 2 और उसके बाद में 2 एकम 2, 2 5 0 और 0.25 10, तो यहाँ पे 21 का आधा करोगे तो 10.5 आ जाएगा। अब इस 10.5 में क्या है, इस 10.5 को अपन ने आधा कर दिया, कहने का मतलब r प्लस में h की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, 10.5 आ गई। अब इसमें r अपने पास दिया गया है, r कितना है, 5 है। 10.5 में से 5 निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा, 5.5 बच जाएगा। तो h अपने पास में कितना आ गया, 5.5, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे देखो भी आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में अपन क्या है ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर उसका परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी तो बढ़ेगी, ठीक है। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं साइड में जाएंगे, बाएं से दाएं साइड में जाएंगे तो क्या होगा, आकार घटेगा, आकार घटेगा तो त्रिज्या भी घटेगी। अब ये ऑक्सीजन है, ये क्या है 16 नंबर तत्वों में 16 नंबर ग्रुप में ऊपर आता है, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ठीक है। और क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन ये 17 नंबर में आते हैं, और आयोडीन है वो उसमें नीचे आता है,
ठीक है। फिर कल बार आई आंटी, इसमें होता है फिर कल और बी आर बार आई आंटी। तो यहाँ पे ये लोहा हो गया, यानी फिर कल बार आई आंटी। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये फ्लोरीन होता है, एफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, यानी हम क्या है ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसमें क्या है परमाणु आकार में वृद्धि होगी। ऑक्सीजन है वो ऊपरी ऊपर होता है 16 नंबर में, और ये 17 नंबर ग्रुप की बात चल रही है। तो यहाँ पे फ्लोरीन में 17 नंबर ग्रुप में हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 17 नंबर ग्रुप में आयोडीन नीचे आता है। और मैंने क्या कहा है भी, ऊपर से जब नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। परमाणु के आकार में वृद्धि होगी तो उसकी त्रिज्या में भी वृद्धि होगी। तो इसने बोला है परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी है, तो आयोडीन की आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा के सभी 72 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। टोटल 72 विद्यार्थी है। सुलभ पंक्ति के बाएं सिरे पर खड़ा है, सुलभ है वो पंक्ति के बाएं सिरे पर खड़ा है, और सुलभ और किमाया के बीच में 8 व्यक्ति है। ये एस फॉर सुलभ है और ये किमाया है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 8 हैं। विराली पंक्ति के दाएं सिरे से 26वें स्थान पर है, ये दाएं सिरे से क्या है 26वें स्थान पर है, 26वें स्थान पर खड़ी है। विराली और किमाया के बीच में विद्यार्थी बताने हैं, विराली यानी ये विराली है और इनके बीच में विद्यार्थी बताने हैं। तो यहाँ पे देखो भी इनके बीच में 8 विद्यार्थी हैं। तो मैं अगर बात करूं किमाया का बाएं साइड से, किमाया का बाएं साइड से स्थान कौन सा हो जाएगा, 10वां स्थान हो जाएगा भी। एक ये सुलभ हो गया और एक ये आप किमाया होगी, 8 इसके बीच में 10वां हो गया, और इधर से विराली का 26वां है। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। और यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 72 है। 36 विराली और उसके दाएं हो रहा है, विराली और उसके दाएं, और किमाया और उसके बाएं, कितने हैं टोटल, 36 है। तो 72 में से 36 निकाल दो, कितने बच जाएंगे, 36 ही बच जाएंगे। तो इसके बीच में कितने विद्यार्थी बचेंगे, 36 विद्यार्थी बच जाएंगे। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है, थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस कम है, अभी ये पीडीएफ है वो इसी प्रकार से बनाई गई है, ठीक है। मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूँ, कितने लोग एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित है, लेकिन कॉमन कोल्ड यानी जुखाम से पीड़ित नहीं है। तो जुखाम वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला है ना, ये वाला जुखाम है। ये चिकन पॉक्स और एलर्जी से कितने पीड़ित है ये आपको बताने हैं। तो 17 तो ये रहे और 17 ये रहे, और इसने क्या कहा है, जुखाम वाला से पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो ये 8 है, ये जुखाम वाले में आ रहा है, तो ये 8 को आपको काउंट नहीं करना है। ओनली फॉर क्या करना है आपको, एलर्जी और चिकन पॉक्स वाले ही बताने हैं। तो वो टोटल 17 हो जाएंगे, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत कथन का आपको चयन करना है, गलत कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें मृदा पोषक तत्वों की पुनःपूर्ति, मृदा पोषक तत्वों की पुनःपूर्ति और लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। लैंडफिल में भेजे जाने वाले जो अपशिष्ट है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ये इसमें गलत हो जाएगा। यानी जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख किया गया है, गलत आपको बताना था कौन सा है। तो मृदा पोषक तत्वों की पुनःपूर्ति हो जाती है जैव निम्नीकरण के अंदर, हम उसको क्या है पुनः उसकी यूज कर सकते हैं, पुनःपूर्ति कर सकते हैं उसकी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है, जिससे क्या बीमारियां फैलती है, ये भी सही है। और ये क्या है, इसमें दुर्गंध आती है, ये भी एकदम सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य और 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटें देने के बाद विक्रय मूल्य का अंतर है वो कितना है, 25 रुपए है। 25 का अंतर आ रहा है। तो बिल की वास्तविक राशि आपको बतानी है क्या है। तो मैंने मान लिया 100 है, ठीक है। इस 100 में अगर मैं 32% की छूट देता हूं तो कितने का हो जाएगा, 32% की छूट देने पर ये 8 और इधर 9 में से 6 यानी 68, ये कितना आ गया, 68 आ गया। अब यहाँ पे क्या है,
अगर मैं 100 में 20% की क्रमिक छूट दूंगा, यानी पहले 20% की छूट दूंगा तो कितने पे आ जाएगा, 80 पे। अब 80 पे 20% की छूट दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 16 रुपये आ जाएगा। यानी 80 रुपये पर क्या है, 16 रुपये की छूट और दे दी इसने, तो ये कितने पे चला गया, फिर 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे बच गया 7 और ये 64, यानी ये 64 आ गया। यहाँ पे अगर इसने एकल छूट दी 32% की तो 68 रुपये आ गया इसका विक्रय मूल्य। और यहाँ पे इसने क्या है, दो छूट दी, यानी एक बार 20% की दे दी, उसके बाद में फिर 20% की दी। पहले 20% की दी तो उसमें 80 रुपये हो गया, फिर इस 80 रुपये पे फिर 20% की छूट दी तो यहाँ पे 64 रुपये हो गया। अब इसका विक्रय मूल्य क्या है, 64 रुपये है। यहाँ पे 68 रुपये है और यहाँ पे 64 रुपये है, यानी दोनों में अंतर कितने का है, 4 का। लेकिन ये बोल रहा है 25 का है, तो 4 का अंतर 25 है, तो 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 25/4। आपको ज्ञात किसका करना है, 100 का ज्ञात करना है, यानी उसका वास्तविक राशि यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हमने 100 माना था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 और 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो जाएगा और 25 25 या 625 हो जाएगा। तो यहाँ पे 625 आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल है। यदि उसमें से 40% पुरुष है, 35% महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं और उनका औसत वजन 70 केजी, 60 केजी और 30 केजी है, तो उस समूह का औसत वजन कितना है, ये आपको इसमें बताना है। देखिएगा, मैं बात करता हूं टोटल जो कैंडिडेट है वो 100% है, ठीक है। टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 100% है। इसमें 40% पुरुष है तो इसका मतलब 40 पुरुष है, 35% महिलाएं हैं तो इसका मतलब 35 इसमें महिलाएं हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो 75 हो जाएगा, तो इसका मतलब 25 इसमें क्या है, बच्चे हैं। अब यहाँ पे क्या कहा है इसने, उनका औसत वजन, यानी पुरुषों का औसत वजन कितना है, 70 है, महिलाओं का 60 है और बच्चों का कितना है, 30 है। और फिर उस पूरे समूह का वजन आपको बताना है कितना है। तो इसका योग कर लो भी, औसत दिया गया है तो योग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 0 6 5 30 3 और 6 3 18 और 18 और 3 कितने होते हैं भी, 21। उसके बाद में इसका करोगे तो 0 6 5 3 5 15 1 और 3 2 6 और 1 7। तो इन सभी को ऐड करो, इन सभी को ऐड करोगे तो ये कितने पे चला जाएगा, ये चला जाएगा 0 5 और उसके बाद में 8 और 8 16 1 और 2 2 4 और 1 5, यानी कितने हो गए, ये हो गया 5650। और अपॉन में क्या लगाओगे आप, अपॉन में उस समूह का औसत वजन बताना है आपको। तो कुल कैंडिडेट कितने हैं, कुल यहाँ पे उसका वजन आ गया 5650 और कुल कैंडिडेट है 100, तो 1 से 1 काट दो तो ये हो जाएगा 56.5 आपका राइट आंसर होगा। 56.5 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भी 34 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने है और इसमें पहली कंडीशन है, यदि पहला घटक एक सम है। पहला घटक एक सम है तो पहला घटक सम नहीं है क्योंकि 7 है, एक विषम है। यदि पहला घटक एक विषम है और अंतिम घटक एक सम है, सही है, तो पहले और अंतिम दोनों घटकों को यथावत रखा जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे 7 को तो 7 ही रखेंगे और स्टार का अल है, उसके बाद में प्रतिशत को इसने लिखा है n और उसके बाद में 3 को इसने लिखा है j और उसके बाद में @ को इसने लिखा है f और उसके बाद में 6 को 6 लिखना ही है, यानी बाहर वाले को यथावत रखना है। तो 7 l n j f 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ये देखो 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आपको ज्ञात करनी है। ओम के नियम से अपन आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। टोटल इसका प्रतिरोध देखो भी, टोटल इसका प्रतिरोध है, ये कौन से क्रम में है, तो ये एक श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध डायरेक्ट जुड़ जाता है तो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। टोटल प्रतिरोध 7 हो जाएगा। अब V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है, IR, ये ओम का नियम कहता है V, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करनी है, प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है, I ज्ञात करनी है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। V कितना है, 5 है और R कितना है, R यहाँ पे हमने टोटल प्रतिरोध 7 निकाला है, तो ये 5/7 एम्पियर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 5/7 एम्पियर, ये रहा 5/7 एम्पियर, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 30 नंबर क्वेश्चन।
सॉरी 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन में है 40 समानुपात का है। तो यहाँ पे क्या है, अंदर अंदर वालों का गुणा कर दो और बाहर वालों का गुणा कर दो। तो यहाँ पे 35 इंटू 35 बराबर कर दोगे 40 इंटू एक्स के। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एक्स में जो गुणा में है वो भाग में लेके आ जाओ, भाग में आ गया। अब देखो 5 7 35 और 5 8 होते हैं 40। अब 7 5 35, 3 और 7 21, 21 और 3 होते हैं 24। तो 245/8 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा 245/8 आ गया ना। आगे देखो अभी नेक्स्ट आपके सामने है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना है वो 2012 में शुरू की गई थी। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच में इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो वो 1982 में किए गए थे। 1982 में भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च की गई थी। उसमें भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच में 1982 में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर हुए थे भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। और 41 नंबर क्वेश्चन है एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस वाट का उपयोग करता है जो वास्तविक वाट से क्या है 300 कम है, सॉरी 30% कम है। तो उसका कुल मूल्य, उसका कुल लाभ प्रतिशत आपको बताना है क्या होगा। मैंने मान लिया भी उसका जो क्रय मूल्य है ये मान लेता हूं मैं 1000 ही मान लेता हूं। ठीक है, और 1000 ग्राम ही उसको तोलना था। अब 1000 ग्राम तोलना था लेकिन 30% कम था बाट में, तो 1000 का 30 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, यानी उसने कितना तोला 700 तोला। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं 1000 का 30% निकालना है तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये कितना हो गया 300 हो गया। तो यहाँ पे उसने क्या है 1000 की जगह कितना तोला 300 तोला। अब ये क्या कह रहा है इसको 25% लाभ पे बेचेगा। इफ क्या है इसका 1000 रुपये क्रय मूल्य अपने माना था, इसको 25% लाभ पे बेचेगा। 25% यानी 1000 का 25% कितना होता है 250 होता है, तो यानी 1250 पे बेचेगा, 1250 पे बेचेगा। अब इसका क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य तो इसका 700 रुपये हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया 1250 रुपये हो गया। तो टोटल यहाँ पे इसने कितना अधिक बेचा, तो यहाँ पे 550 रुपये का लाभ हो गया। कितने पे 700 पे, इंटू क्या करोगे 100 कर दो, तो 2 0 से 2 0 और यहाँ पे इसको काटोगे तो 7 7 49 होते हैं। कितना बच गया अभी 6 60, 7 8 56 होते हैं और कितना बच गया 4 40, 7 5 35 होता है, लगभग 78.5 आ रहा है। तो यहाँ पे 78.57%, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 42 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 32 है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। दो संख्याएं मैंने मान ली x प्लस वाई बराबर क्या है 32 है। अगली मान रहा है ये इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। कहने का मतलब है भी इसका अंतर आपको कितना दे रखा है 18 है। इसका अंतर कितना दे रखा है 18 है। तो यहाँ पे संख्या ज्ञात करने के लिए एक बार तो जोड़ के 2 का भाग दे दो और एक बार घटा के 2 का भाग दे दो। जोड़ के 2 का भाग दोगे तो 50 आ जाएगा, 50 में 2 का भाग दोगे तो एक संख्या तो आ जाएगी इसकी 25, और एक बार घटा के 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे 12 में से 8 गया 4 और इधर बचा 2 14, 14 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 7। तो यहाँ पे एक बार घटा के 2 का भाग दोगे 7 आ जाएगा। और इसने क्या पूछा है दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो 25 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करती है, जैसे Na है सोडियम धातु है, ये क्या करती है H2O जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो ये क्या देगी भाई, जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो ये हो जाएगा NaOH और प्लस में हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो ये हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
आगे चलते हैं भी नेक्स्ट देखिएगा, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भी अपने सभी दोस्तों के साथ में, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उन सभी के पास उन सभी से अपने दोस्तों के पास पहुंचाइएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है भी 81 है, ये 9 का है, 9 का स्क्वायर होता है, और ये 64 है, ये क्या है 8 का स्क्वायर होता है। तो मैंने 64 को 8 के रूप में बाहर निकाल लिया और 81 को 9 के रूप में बाहर निकाल लिया। ठीक है, ऊपर क्या है 8 की पावर 2 और इधर क्या है 3 की पावर 3 है। अब देखिएगा 3 की पावर 3 कितनी होती है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 है तो इसको मैं लिख दूँ 27। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 3 27, 8 एकम 8 और 8 से डिवाइड हो जाएगा तो 8 3 24 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 8 3 24। आगे देखो भी नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 45 नंबर क्वेश्चन है, उमेश दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। उमेश है वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ये दिशाएं होती है भी। ठीक है, उसमें दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अब क्या है ये दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये दक्षिणावर्त 90 डिग्री मुड़ता है तो ये लीजिएगा 90 डिग्री मैंने लिख दिया। उसके बाद में 135 डिग्री क्या मुड़ता है, फिर दक्षिणावर्त मुड़ता है, और उसके बाद में अंत में क्या करता है ये 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। तो ये 90 डिग्री से तो 90 डिग्री कैंसिल हो गया। अब ज्यादा कौन सा है तो क्लॉकवाइज है, और वो भी कितना है 135। तो यहां से क्लॉकवाइज 135 चला दो, तो 135 आप चलाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा एकदम स्ट्रेट में, उत्तर में इसका मुख हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, 45 और 90 135 होते हैं भी। आगे देखो भी नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है। 6 मित्र है और एक वर्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये लीजिएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसने क्या बोला है, O है वो N के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। O है वो N के बाईं ओर, N के बाईं ओर, तो यहाँ पे N ये हो गया और N के बाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा यहाँ पे O आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में इसने क्या बोला है P K के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। P है ना वो K के दूसरे P K के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एक बार इसको छोड़ दो, आगे देखो भी, आगे यहां से शुरू करो। N और L एक दूसरे के ठीक बगल में है, एक दूसरे के ठीक बगल में है, तो यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है M है ना वो L के दाईं ओर ठीक बगल में है। यहाँ पे तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे दाईं ओर ठीक बगल में कौन है M है, तो यहाँ पे तो N है, तो यहाँ पे तो नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे आएगा L। और इसने क्या बोला है M है ना वो L के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो L के दायां ठीक बगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा M आ जाएगा। अब वापस चलो, यहाँ पे क्या बोला है P है वो K के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, K के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो K अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो K का दायां ये हो जाएगा और दूसरे स्थान पर कौन सा आ जाएगा P आ जाएगा, तो P यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने क्या बोला है P के दाएं ठीक बगल में कौन है, तो P का दायां ये है और ठीक बगल में N हो जाएगा, तो N आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते भी 47 नंबर क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन में देखो भी 47 नंबर क्वेश्चन बोलता है आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है। मैंने ये आपको पहले वाले पेपर में भी बताया था, वहां पे भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था भी जब हम क्या है बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा और अधात्विक गुण बढ़ेगा। ठीक है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों का कार्य, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है वो कम होने के कारण ही क्या है वहां पे क्या है ऋणात्मक आना शुरू हो जाता है। यानी कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व है, जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन क्या है त्यागता है और वो क्या करता है पॉजिटिव यानी धनायन ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो क्या हो जाएगा धनायन हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। अगर कोई भी
एलिमेंट है वो अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो क्या हो जाता है, ऋणायन हो जाता है। तो यहाँ पे इसने यही बोला है भी जैसे वैसे वैसे क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ही क्या है स्टेटमेंट है वो आपके सही हो जाएंगे। आगे देखो भी नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 48 नंबर क्वेश्चन बोलता है मेन ग्रिड के फेल होने पर, मेन ग्रिड के फेल होने के कारण शहर के कई हिस्सों में विद्युत आपूर्ति है वो प्रभावी रही। आगे धारणा क्या दे रखी है, मेन ग्रिड शहर के विभिन्न हिस्सों में विद्युत संचरण के लिए उत्तरदायी है, विद्युत संचरण के लिए उत्तरदायी है, तभी तो ये क्या बोल रहा है भी मेन ग्रिड के फेल होने पर शहर के कई हिस्सों में विद्युत आपूर्ति है वो प्रभावी रही। तो ये मेन ग्रिड से ही क्या है विभिन्न हिस्सों में क्या है विद्युत का संचरण हो रहा है, विद्युत पहुंचाई जाती है। आगे ये क्या बोलता है, विद्युत आपूर्ति बाधित होने के दौरान अधिकांश लोगों के घरों में विद्युत आपूर्ति के प्रबंध में एक बैकअप पावर इंस्टॉलेशन होता है। तो ये इसकी तो कहीं पे चर्चा ही नहीं की गई भी इन्वर्टर होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे पहला धारणा है वो एकदम सही है, दूसरी गलत हो जाएगी। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखो भी 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह-अभाज्य संख्या है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, सह-अभाज्य संख्या कौन सा होता है, जिसका HCF वे संख्याएं जिसका HCF क्या आ जाए, HCF 1 हो, वे संख्याएं वे युग्म वे जोड़े जिनका HCF है वो क्या है 1 हो, वो सह-अभाज्य संख्याएं होती है। तो इसमें बोला है भी सह-अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे 17 और 34 का HCF कितना आ रहा है, तो इसका HCF है वो 17 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 17 और 23 का HCF 1 आएगा और 15 और 17 का HCF 1 ही आता है और 11 और 13 का HCF है इसका भी 1 आता है, लेकिन 17 और 34 का HCF है वो 17 आ रहा है। यानी 17 को 17 से डिवाइड कर सकते हैं और 17 से 34 को भी डिवाइड कर सकते हैं। आगे देखो भी 50 नंबर क्वेश्चन है वो एक करंट अफेयर का है। नेक्स्ट चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पीएच वैल्यू दी गई है, पीएच वैल्यू दी गई है और आपको मिलान करना है। ये देखिएगा मिलान करेंगे अपन। नींबू रस का पीएच कितना होता है अभी, नींबू रस का पीएच है वो 2.2 के अंतर्गत आता है, 2.2 यानी 2.2 नींबू रस का पीएच होता है। जठर रस का पीएच है वो 1.1 होता है, अभी 1.1 है वो जठर रस का पीएच होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH की ट्वाइस, MgOH की ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं और याद रखना इसका पीएच है वो हमेशा 10 होता है अभी। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन होता है NaOH जो कि एक क्या है प्रबल क्षार है, जो कि एक क्या है प्रबल क्षार है और प्रबल क्षार का हमेशा पीएच कितना होता है 14 होता है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का जो पीएच हो जाएगा वो 14 हो जाएगा अभी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 52 नंबर क्वेश्चन। देखो भी 52 नंबर क्वेश्चन है, कुछ पौधे अपने जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने नए पौधों नए जड़ों या फिर जड़ों से नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं और ऐसे पौधों का उदाहरण क्या है, तो वो शक्करकंद हो जाएगा। शक्करकंद है, बोगनविलिया है, ये क्या है अपनी जड़ों से क्या है नए पौधा निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। पत्थर चट्टा जिसे ब्रायोफिल्म कहते हैं, ये पत्ती से नया पौधा तैयार करता है भी, ये अपनी पत्ती से क्या करता है नया पौधा तैयार कर देता है। अदरक है वो अपने तने से नया पौधा तैयार कर देता है। नागफनी है ये भी तने से अपना नया पौधा तैयार कर देता है। इसे बोलते हैं कायिक जनन, इसे क्या बोलते हैं कायिक जनन बोलते हैं भी। ठीक है, तो शक्करकंद है और बोगनविलिया ये दो ऐसे पौधे हैं जो क्या है अपनी जड़ों से नए पौधे का निर्माण करते हैं। आगे चलते भी 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, राजू और रमन का एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 यानी एक तो राजू है वो 12 दिन में करता है और रमन है वो क्या कर रहा है 16 दिन में एक कार्य कर रहा है पूरा करता है। यदि वे राजू से प्रारंभ करके वैकल्पिक एक दिन को छोड़ करके कार्य करते हैं तो कार्य कंप्लीट कितने दिन में होगा, तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 48, 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 16 3 48। कहने का मतलब राजू एक दिन में 4 काम करता है और रमन एक दिन में 7 काम करता है। यानी पहले
कौन कार्य करेगा, राजू एक दिन कार्य करेगा, फिर अगले दिन रमन कार्य करेगा, फिर उसके बाद में राजू कार्य करेगा। तो कहने का मतलब है अभी 2 दिनों में टोटल कार्य कितना हो गया, 7 कार्य हो गया। अब आपको कराना कितना है कार्य, 49 कार्य करवाना है, 48 कार्य करवाना है। तो यहाँ पे 7 को ऐसी संख्या से मल्टीपल करो, या तो 48 आ जाए या फिर 48 से कम रह जाए। तो मैं 6 से मल्टीपल कर देता हूँ। तो यहाँ पे कार्य तो हो गया 42, और कितने दिन लगे, 12 दिन। 12 दिनों में 42 कार्य हो गया। अब यहाँ पे कार्य करेगा कौन, जिसने शुरू किया था वही कार्य करेगा। तो यहाँ पे अगले दिन यानी 13वें दिन कार्य करेगा 4। तो कार्य कितने हो गए, 42 और 4 46, टोटल कार्य हो गए 46। अब आपको कराने कितने हैं, 48 कार्य करवाने हैं। लेकिन 48 कार्य करवाने हैं, 46 हो चुके हैं। तो आपको कितने कार्य करवाने हैं, आपको करवाने हैं 2 ही कार्य करवाने हैं। लेकिन करेगा कितना, रमन 3 कार्य करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 से ही 2/3। जितने करवाने हैं उतने तो ऊपर लिखो, और जितने कर रहा है उतने नीचे लिख दो। तो यहाँ पे 13 से ही 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भी 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर पर घंटे कम कर दी जाए तो 250 किलोमीटर की दूरी है वो कितने समय में पार करेगी। तो पहले तो यहां से इसकी चाल निकालो भी, यानी 5 घंटे में कितना कार्य कितने किलोमीटर चल रही है, 275। तो यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी है 275 और समय कितना है, 5 है। तो यहाँ से इसकी चाल निकल आएगी 5 5 25 और 5 5 25, यानी 55 किलोमीटर पर घंटे उसकी क्या है, चाल है। अब यहाँ से इसको क्या है, 5 किलोमीटर कम कर दे तो यानी 50 किलोमीटर हो जाएगी। 50 किलोमीटर हो जाएगी तो टोटल दूरी कितनी करनी है, 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और कितनी किस चाल से, 50 किलोमीटर की चाल से। तो ये कितने घंटे लगेंगे, तो ये 5 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे 5 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत आपको विकल्प बताना है, कौन सा है। चिपको आंदोलन यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था। तो ये इसमें एक गलत कथन हो जाएगा। भी सही कथन के बारे में देख लो। इसने वन संरक्षण के प्रयासों में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की, एकदम सही है। और इसने सरकार को वन उपज के उपयोग से संबंधित उनकी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया, एकदम सही है। और लोगों ने महसूस किया कि मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वन आवश्यक है, ये भी सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया क्वेश्चन है। यदि किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, ये पीछे वाले पेपर में भी आया था, प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है, तो उस समबहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। आपको भुजाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है 360 अपॉन में क्या होता है, बाह्य कोण की माप। बाह्य कोण 360 इंटू बाह्य कोण होता है, 360 अपॉन में बाह्य कोण होता है। और बाह्य कोण यानी अंतःकोण, अंतःकोण प्लस में बाह्य कोण, प्लस में बाह्य कोण वैल्यू कितनी होती है, 160 होती है। तो यहाँ पे बाह्य कोण और अंतःकोण की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। अंतःकोण का मान 160 दे रखा है, तो 180 में से 160 निकालोगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, बाह्य कोण की वैल्यू 20 आ गई। अब 360 में 20 का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2 और 18 2 36 होते हैं। तो यहाँ पे 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उससे समबहुभुज का भुजा कितनी हो जाएगी, तो 18 भुजाएं हो जाएगी भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं और उसकी ऊंचाई 4 के सारवें अंतर के साथ समांतर श्रेणी में है। यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग इकाई है, तो सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी समांतर भुजा की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो समलंब की आकृति बनाते हैं। सबसे पहले समलंब की आकृति एक ऐसा चतुर्भुज जिनकी कोई आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर होती हैं, और ये हमने मान लिया है। ये ऊंचाई मान ली 90 डिग्री के कोण पे है। ये हमने भुजा x मान ली, ये भुजा y मान ली। बड़ी भुजा x मानी है, छोटी भुजा y मानी है, और ये ऊंचाई h मानी। ये तीनों x, y और h ये समांतर श्रेणी में है। और सबसे बड़ा पद कौन सा है,
आपको दे रखा है कि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है, तो हमने एपी के रूप में माना है इसको, ठीक है, एपी के रूप में दे रखा है इसने, सबसे बड़ा पद है, तो हमने यहाँ पे माना है एक्स वाई और एच। तो इसमें बन जाएगा वाई एक्स और एच, सबसे छोटा पद वाई है, उससे बड़ी भुजा एक्स है, इससे लास्ट वाला पद इसने ऊंचाई दे रखा है, ठीक है। अब सार्वय अंतर डी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एपी में x2 माइनस में x1, x3 माइनस में x2, दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। तो यहां पे x माइनस वाई, एक्स वाई सार्वय अंतर हमें 4 दे रखा है, d का मान हमें 4 दे रखा है, ध्यान रखना। तो x माइनस में y बराबर हमें 4 दे रखा है यहां से। तो अब y का मान निकालते हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस में 4 आएगा। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट आगे वाले पदों का अंतर देखते हैं। तो h माइनस में x बराबर 4 दे रखे हैं, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर बन जाएगा h माइनस में 4, h माइनस में 4 ये बन जाएगा। अब समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें 160 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, एक्स वाई माना है हम, तो x प्लस वाई गुणा उनके बीच की दूरी h बराबर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब 1/2 x और y का मान हमने अभी निकाला है यहां से, तो x और y का मान रख देते हैं। x का मान कितना निकाला है, h माइनस में 4 प्लस y का मान कितना निकाला है हमने, y बराबर x माइनस में 4, जबकि यहां से x का मान दोबारा रख देता हूं, तो y बराबर क्या बन जाएगा, h माइनस 4 और माइनस 4, यानी ये बन जाएगा h माइनस में 8। तो y का मान हो जाएगा h माइनस में 8, मल्टीप्लाई में चल रहा है h बराबर 160। 1/2 h और h कितने हो जाएंगे, 2h हो जाएंगे, माइनस में 4 और माइनस के 8 माइनस के 12 हो जाएंगे, इंटू h बराबर 160 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिया, तो 1/2 यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा h माइनस के 6 इंटू h इज इक्वल टू 160 चला गया, 2 से 2 कट गया, h का गुणा अंदर कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा h स्क्वायर माइनस में 6h, 160 इधर को लिया है 160 बराबर है 0। तो अब अपन क्या कर देंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, तो इसके गुणनखंड बनेंगे h की स्क्वायर माइनस के 16h प्लस के 10h माइनस के 160 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर दिए, तो यहां से h का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस के 16 इधर जाके प्लस के बन जाएंगे, तो h का मान कितना आएगा, 16 आ जाएगा, प्लस का 16 आ गया h का मान। हमें निकालना क्या है, बड़ी भुजा और छोटी भुजा, पहले x और y का मान निकाल लेते हैं। तो यहां से x का मान देखो कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 16 माइनस में 4, 16 में से 4 घटाओगे तो 12 आएगा, और y का मान कितना आ जाएगा 16 माइनस में 8, तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास में 8। तो बड़ी भुजा तो होगी x अनुपात y, यानी 12:8, 4 के पाड़े से काटेंगे, 4 × 12, 4 दूनी 8, 3:2 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी बिंदु मीनार की छाया की लंबाई, भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई में 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने ये मीनार मानी है, h मीटर ऊंचाई की मीनार है, ये धरातल है, इस पे पहले बन रहा था एंगल 60 डिग्री का, फिर 60 डिग्री से घट के कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री। जैसे जैसे कोण में कमी आएगी वैसे वैसे दूरी बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे मीनार की तरफ आएंगे वैसे वैसे कोण में वृद्धि होगी। तो पहले यहाँ पे 60 डिग्री था, अब 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो ये जो दूरी आपको दे रखी है ये कितनी हो गई, 40√3 मीटर की होगी, 40√3 मीटर की होगी, और ये हमने मान लिया x मीटर, ये कितना मान लिया x मीटर, और ये ऊंचाई मान ली हमने
h मीटर। ये ऊंचाई कितनी मानी, h मीटर मान ली। इज दैट क्लियर? अब देखो इसमें दो त्रिभुज बन गए, एक तो ये और एक बड़े वाला पूरा, दोनों में tan का लगेगा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का की सहायता से tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो पहले त्रिभुज की बात करें तो tan 60 वाला लगा देंगे। tan 60 बराबर होता है h बटा x। tan 60 का मान होता है √3, तो √3 बटा 1 इज इक्वल टू h बटा x। तो यहां से h का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3 आ जाएगा, h का मान x √3 आएगा। दूसरे त्रिभुज की, बड़े वाले त्रिभुज की बात करूं मैं, तो यहां पे लगाएंगे अपन tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री लंब बटा आधार, आधार क्या हो जाएगा 40√3, 40√3 प्लस में हो जाएगा x। अब tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 होता है, इज इक्वल टू h बटा 40 है भी, 40√3 प्लस में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 40√3 प्लस x बराबर h√3। अब अपन h का मान यहां पे रख देंगे x√3, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास में बन जाएगा 40√3 प्लस x बराबर √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये x इधर जाएगा, पक्षांतरण कर देंगे तो 3x में से x घट जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो 2x बचेगा। तो ये रिजल्ट कितना आएगा, 2x का मान आएगा 40√3, 2 के पहाड़े से काटोगे तो x का मान आपके पास में आ जाएगा 20√3। x का मान कितना आएगा 20√3। इसने पूछा क्या, मीनार की ऊंचाई पूछिए, x का मान वापिस यहां पे रख देंगे, h बराबर हो जाएगा 20√3 और मल्टीप्लाई में √3 है यहाँ पे, तो h का मान आ जाएगा 20, √3 गुणा √3 3 आ जाएगा 20, ये 60 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा 60 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो भी 59 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? तो यहाँ पे स्टार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी स्टार्च है वो पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। कहने का मतलब है भी पौधे हैं, पादप है, वो भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं, और जंतु है वो भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में। अगर आपसे पूछ ले भी जंतु है वो भोजन को किस रूप में संग्रहित करते हैं, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, और पादप है वो स्टार्च के रूप में करते हैं। ग्लूकोज होता है C6H12O6, और सुक्रोज है ये एक मोनोसेक्राइड बहुलक हो जाएगा। भी एक क्या है, मोनोसेक्राइड बहुलक कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, और ग्लूकोज है ये एक क्या, सुक्रोज है ये डाइसेकेराइड हो जाएगा। भी डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, और ग्लूकोज है ये मोनोसेकेराइड हो जाएगा, मोनोसेकेराइड। ठीक है। सुक्रोज होता है ये ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ठीक है। और फ्रक्टोज है वो क्या है, प्राकृतिक शर्करा है। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक शर्करा हो जाएगी। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो वो पंचायत की अवधि को डिनोट करता है। भी ये पंचायत की अवधि के बारे में बताता है, भी पंचायत की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो ये 243E बताता है, 243E है वो बताता है, और पंचायत का भाग 9 के अंतर्गत वर्णन किया गया है, भाग 9 के अंतर्गत। ठीक है। आगे चलते हैं। भी अगला देखो 61 नंबर क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष बनाया गया था? तो ये तो 1950 में बनाया गया था। भी 3 नंबर क्वेश्चन है वो आपका राइट आंसर होगा। भारत का पहला गणतंत्र दिवस है वो इनमें से किस वर्ष बनाया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट देखो भी 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इमिग्रेशन काउंटर पर उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए यात्रियों की एक पंक्ति में पंकज बाएं सिरे से 9वें पर है। पंकज है वो बाएं सिरे से क्या है, 9वें स्थान पर है, और पूजा है वो दाएं सिरे से 17वें स्थान पर है। पूजा है वो दाएं सिरे पे क्या है, 17वें स्थान पर है। यहाँ पे पूजा है और यहाँ पे पंकज है। ठीक है। अब यदि पंकज और पूजा के स्थान आपस में बदल लिए जाएं, यानी यहाँ पे तो आ जाता है पंकज और यहाँ पे आता है पूजा, यहाँ पे पूजा, तो
पंकज का नया स्थान बाएं सिरे से 15वां हो जाता है। पंकज का नया स्थान है वो बाएं सिरे से कौन सा हो जाता है, ये 15वां हो जाता है। तो पूजा और पंकज के बीच यात्रियों की संख्या आपको बतानी है। तो पहले तो आप टोटल यात्री ज्ञात कर लो, 17 और 15। 17 और 15 कितने होते हैं, तो ये 7 और 5 12, 1 और 3 32। तो यहाँ पे टोटल व्यक्ति है वो कितने आ गए, कैंडिडेट 31 आ गए। यानी इसके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 31 विद्यार्थी हो गए, 31 इंसान हो गए। अब यहाँ पे देखो भी पंकज और पंकज का क्या है, 9वां स्थान है और इधर पूजा का 17वां स्थान था। तो 9 और 17 कितने हो जाते, 9 और 17 कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो टोटल 31 थे और यहाँ पे 26 आए हैं। तो ये 31 में से 26 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 5 कैंडिडेट इन दोनों के बीच में है। और ये 26 आए थे, ये 9 तो ये वाले आ गए और 17 ये वाले आ गए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 26 थे और बीच में बच गए 5 और टोटल हो गए 31। आगे देखो अभी नेक्स्ट आपको यहाँ पे सरल करना है। इसका 6 का सभी के साथ मल्टीपल कराओ तो ये हो जाएगा 6x की क्यूब, 6x की क्यूब माइनस में 2x माइनस में सभी के साथ गुना होगा तो 6 2 12, 12x की स्क्वायर और प्लस में 6 3 18x हो जाए। अब ये माइनस है, इस माइनस का अंदर मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की 3 और माइनस में 2x और ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। अब देख लो माइनस के x की 3 ये है और यहाँ पे ये प्लस का 6x3 है और यहाँ पे माइनस x3 है तो बच गया कितना, प्लस के 5x3 बच गया। यहाँ पे 12x की स्क्वायर ये रहा तो ये 12x की स्क्वायर जो का त्यों आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 18x प्लस के हैं और यहाँ पे माइनस के 2x हैं तो कितने बचेंगे, प्लस के 16x बच जाएंगे और यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करना है तो आपका यहाँ पे राइट आंसर 1 हो जाएगा। आगे देखो अभी गुना ही कराना था, इसमें और कुछ नहीं करना था। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर है, अभी 2.3% भाग पे फैला हुआ है। 2.3% भाग के ऊपर है वो भारत फैला हुआ है। और भारत अगर आपसे पूछ ले क्षेत्रफल के हिसाब से भारत है वो विश्व में 7वें नंबर पर आता है। और रुक चीन अब आ भारत, रूस से हो जाएगा रूस, कैसे हो जाएगा कनाडा, चीन से चीन आ जाएगा 3 नंबर पे, ऐसे अमेरिका आ जाएगा, वैसे ब्राजील आ जाएगा और आ से ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा और 7 नंबर पे आ जाएगा भारत। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखो भी 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 5 12 39 और 160 आगे क्या आएगा ये बताना है। तो अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊं और प्लस कर दूं 1, जितने से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं उतना ही प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं और 2 ही ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 5 2 10 और 2 12। और उसके बाद में 12 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊं और 3 ही ऐड कर दूं, 12 3 36 और 3 39। और उसके बाद में 39 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और 4 ही क्या कर दूं, इसमें ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 39 चौके कितने होते हैं अभी, 39 चौके 156 और 156 और 4 160 और 160 आ जाएगा। 160 को फिर मैं 5 से डिवाइड करूँ, 16 5 80 800 और 800 में 5 ऐड कर दूंगा तो 805 आ जाएगा। तो यहाँ पे 805 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सोल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला आप सोल्व कर लो। ब्रैकेट वाला सोल्व करोगे तो यहाँ पे 63 में से 52 घटाने आपको तो 8 और 3 11 बचेंगे। यहाँ पे कितने बचेंगे भी, 3 में से 1 और 1 11 बच गए। ठीक है, अब 325 का 5 से मल्टीप्लाई करवाओ, 5 5 25 2 5 2 10 और 2 12 और 5 3 15 और 1 16 1625 प्लस में 31 का 21 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, 21 1 कम 21 2 21 3 63 और 2 65 यानी 651 और माइनस 11 का 22 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा
11 दूए 22, 2 11 दूए 22 और 2 हो जाएंगे 24। तो यहाँ पे माइनस, पहले प्लस वाले ऐड कर लो भाई, प्लस वाले ऐड करोगे तो 6 7 और 6 6 12 और 2 2276। 2276 में से आप क्या निकाल लो, 242 निकाल दो, तो यहाँ पे बचेगा 4 और 7 में से 4 जाएगा 3 0, तो ये हो जाएगा 20 34। तो 20 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। 68 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 68 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है भी मोहन का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है, यानी एक महीने का 15,000 रुपये कमाता है वो। वह घर के किराए में 5,000 रुपये और बिल पर 2,000 रुपये का खर्च करता है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। तो यहाँ पे उसने टोटल खर्च कितना किया, 7,000 रुपये, और वो कमा कितना रहा है, 15,000 रुपये, बचा कितना रहा है वो 8,000 रुपये। ठीक है भाई, 8,000 रुपये प्रत्येक महीने के बचा रहा है। यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है, यानी एक महीना मासिक बचत होता है, एक महीने की बचत यानी 8,000 रुपये है वो खर्च कर देता है, तो एक वर्ष में उसके द्वारा कमाई गई बचत आपको बतानी है। तो टोटल एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उसमें एक महीना आप इसने भाई साहब ने जन्मदिन पे लगा दिया, तो 11 महीने की बचत हो जाएगी, 11 8 88, 88,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन देखो भी, ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझना। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है वो क्या है, -0.5 है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। अब आवर्धन के बारे में समझो भी। अगर आवर्धन क्या है, प्लस में है, अगर आवर्धन प्लस में है, धनात्मक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। आभासी प्रतिबिंब है तो वो आभासी है तो वो कैसा होगा भी, सीधा भी होगा। आभासी है वो सीधा भी होगा। अब छोटा बड़ा ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर प्रतिबिंब है वो क्या है, ऋणात्मक है, प्रतिबिंब क्या है, ऋणात्मक, सॉरी आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। अब यहाँ पे इसने आवर्धन क्या दिया है, माइनस में दिया है, माइनस में दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है। अगर आवर्धन 1 होता, अगर आवर्धन 1 होता तो वो क्या होगा, बराबर होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, बराबर, किसके, जो आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। अगर प्रतिबिंब 1 से छोटा है, सॉरी आवर्धन 1 से छोटा है तो क्या होगा, छोटा होगा वस्तु से। और अगर जो आवर्धन है आपका वो 1 से बड़ा है तो क्या होगा, बड़ा होगा। 1 से अगर बड़ा है तो बड़ा होगा, यानी आवर्धन अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब है भी वस्तु के समान ही प्रतिबिंब बनेगा। और अगर आवर्धन 1 से छोटा है तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और आवर्धन अगर 1 से बड़ा है तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो इसका मतलब वास्तविक बनेगा और उल्टा तो बने ही बनेगा। और वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चीजें क्लियर हो गई क्या। आगे देखो नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, ABCDEF और G 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक करके रखा गया है, किंतु इसका इस क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। G और B के बीच में केवल 2 डिब्बे हैं, तो यहाँ पे G और B के बीच में मैं 2 डिब्बे बना देता हूँ भाई। 2 डिब्बे रखे गए हैं, B को सबसे नीचे रखा गया है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि B को सबसे नीचे रखा गया है, तो B और उसके बीच में G 2 डिब्बे आते हैं भी। ठीक है, G और B के बीच में केवल 2 डिब्बे हैं, B को सबसे नीचे रखा गया है। C को D के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ये जरूरी नहीं है कि भी जस्ट ऊपर है। C को D के किसी भी ऊपर रखा गया है, लेकिन किसी भी स्थान पर रखा गया है। ठीक है, F को D के ठीक ऊपर रखा गया है, F है ना, उसको D के ठीक ऊपर रखा गया है। और A को नीचे से 5वां स्थान मिला है, 1 2 3 4 और A को 5वां स्थान मिला है, ये लो 5वां स्थान मिला है, 5वां स्थान पे रखा गया है। टोटल डिब्बे है कितने, 6 और 7 डिब्बे हैं। E को सबसे ऊपर रखा गया है, E को 7 नंबर पे रखा गया है। अब देखो D कहां पे आएगा, F को D के ठीक ऊपर रखा गया है, तो यहां पे एक तो सिचुएशन ये रहेगी, यहां पे तो आ नहीं सकता। यहां पे आएगा D को क्या रखा गया है, D को F को D के
ठीक ऊपर रखा गया है, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा फिर, और सी क्या है यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने क्या कहा है, डी और ए के बीच कितने डिब्बे हैं, तो ए भाई साहब ये रहे और डी भाई साहब ये रहा, तो 2 डिब्बे आ जाएंगे एफ और जी। तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखो अभी नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये 2015 में हुई थी। बंधन बैंक की स्थापना है वो 2015 के अंतर्गत की गई थी। आगे चलते हुए 72 नंबर क्वेश्चन देखो भी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2022 की पहली। नेक्स्ट देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और ये है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे गोले का आयतन लगेगा। अभी गोले का आयतन आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 4 पाई आर की क्यूब होता है। 4 पाई आर की क्यूब गोले का आयतन होता है। अब ये गोले की बड़ी त्रिज्या है और ये गोले की छोटी त्रिज्या है। जो छोटी त्रिज्या है उसको नीचे रख दो और बड़ी त्रिज्या उसको ऊपर रख दो। तो यहाँ पे क्या है, 4 पाई से, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 4 पाई आर की क्यूब बटा 4 पाई आर की क्यूब। यहाँ पे समान क्या है, 4 पाई और 4 पाई समान है। अब आप बोलोगे सर आर की क्यूब और आर की क्यूब भी समान है, क्यों समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला क्या है 6 है आर, और यहाँ पे नीचे वाला क्या है 0.3 आर है। तो यहाँ पे 4 पाई और 4 पाई से कैंसिल कर दिया, तो ऊपर क्या है 6 इंटू 6 यानी आर की क्यूब है, और नीचे क्या है 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। अब ऊपर नीचे क्या है 3 के बाद में पॉइंट है, तो नीचे वाले पॉइंट है वो मैं सारे के सारे हटा देता हूँ। 3 कम 3 3 2 6, 3 कम 3 3 2 6, 3 कम 3 3 2 6, और 2 2 4 4 2 8, तो कितने हो जाएंगे 8000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी 8000 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8000 कंचे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो भी 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है वो 12.5%, 12 से ही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन कितना है, 8250 रुपये है। तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज ज्ञात हम कर सकते हैं। तो 12 से ही 1/2 है, इसको अगर हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये क्या हो जाए, 12 2 24 और 1 25, 25/2, प्रतिशत का निशान हटाऊंगा तो नीचे लग जाएगा 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100 यानी 1/8 आ जाएगा। 1/8 आ जाएगा। अब अपने को मिश्र धन दे रखा है, राशि नहीं दे रखी, तो 2 वर्ष है, साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसकी स्क्वायर करके, यानी मिश्र धन कोई भी मूलधन कोई भी राशि मान लो, और मैं आपको सजेशन करूंगा भी अगर यहाँ पे 2 वर्ष है ब्याज के लिए 2 वर्ष दिया गया है, तो नीचे वाली जो संख्या है ना ये, इसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे मैं 64 कर दूं। अब यहाँ पे इसके भी 1/8 लगेगा 1 साल के लिए, और यहाँ पे भी 1/8 लगेगा 1 साल के लिए। 2 साल के लिए राशि दी गई है तो 1/8 लगेगा, तो 8 इसका आ गया और 8 इसका आ गया। ठीक है, अब टोटल 64 क्या था, मूलधन था, पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज, यानी टोटल 16 हो गया। तो अब 64 प्लस में 16, 64 प्लस में 16 0 और 80 आ गया। हमारे अनुसार है वो मिश्र धन 80 आया है, लेकिन भाई साहब बोल रहे हैं सवाल वाले, वो बोल रहे हैं 8250। तो एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज क्या है हमारे अनुसार, साधारण ब्याज हमारे अनुसार क्या है, 8 और 8 16, तो 16 से मल्टीपल कर दो, तो 0 से तो 0 कैंसिल, और 8 है कम 8, 8 2 16, तो 825 को आप 2 से गुना करो, तो 2 5 10, 1 2 2 4 और 1 5, और 2 8 16 और 1 17, यानी 1750 रुपये। सॉरी यहाँ पे देखो अभी ये क्या बोल रहा है, 2 5 10, 1 2 2 4 और 1 5, और 2 8 16, 1650 आएगा। अभी 1650 यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन है। इसने बोला है माध्यिक का वर्ग ज्ञात कीजिए। माध्यिक का वर्ग आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। माध्यिक का वर्ग कौन सा है, ये होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वही अपनी माध्यिका लेते हैं अपन, और उसका माध्यिक का वर्ग कौन सा होता है, तो माध्यिक का वर्ग ये कौन सा होता है, 50 और 100 वाला हो जाएगा। तो ये एक 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 15 है। ठीक है, तो उसके सामने वाला है वही अपना क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगी,
यानी मादी का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। 76 नंबर क्वेश्चन में ये क्या बोलता है, ये शब्द दिया गया है, इसमें प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण वाला कि उसके बाद वाले प्रत्येक स्वर को बाद में आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए, यानी स्वर के साथ क्या करेगा, ये स्वर के साथ +1 करेगा, और व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण वाला के ठीक उससे पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और व्यंजन के साथ ये क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। और उसके बाद में यदि इस प्रकार ने बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुसार यानी अल्फाबेट के अनुसार व्यवस्थित करता है। अब पहले इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, यानी स्वर ई है उसको एफ चेंज कर दिया, और उसके बाद में ये आ जाएगा डब्लू, और उसके बाद में पी है, पी को ओ में चेंज कर देगा, और एल को यहाँ पे ए घटाएगा तो के में चेंज कर देगा, ए को बी में चेंज कर देगा, आई को जे में चेंज कर देगा, और एन को किस में चेंज करेगा, अभी एन को एम में चेंज कर देगा, यानी एक घटाएगा। अब इसको वर्णमाला अल्फाबेट के हिसाब से सेट करो, इसको एम आए, बी आएगा, फिर आएगा एफ, फिर आएगा जे, फिर आएगा के, फिर आएगा एम, फिर आएगा ओ, फिर आएगा डब्ल्यू। अब ये क्या कहता है, तो दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर है, दायां सिरा ये है और तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, एम आएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखो अभी। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2011 को कौन सा वार होगा, वही वार होगा, अभी शनिवार ही हो जाएगा। देखो 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2011 को आपको क्या बोला गया है, 2011 को शनिवार बोला गया है, ठीक है, 2011 को शनिवार दिया गया है। अब आपको बताना है 31 दिसंबर और वर्ष वही है, ये बताना है यहाँ पे क्या होगा। और 1 जनवरी 2012 को क्या होगा। अब देखो अगर 1 जनवरी 2011 को शनिवार है, वार क्या है, वर्ष क्या है, एक साधारण वर्ष है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष है तो यहाँ पे भी शनिवार होगा। और जस्ट हम आगे वाले साल पे जाते हैं, तो यहाँ पे एक दिन बढ़ जाता है, तो 1 जनवरी 2012 में क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रविवार हो जाएगा। लेकिन उसी साल में जाना है, यानी 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2011 को शनिवार ही होगा, और जस्ट उससे आगे वाला क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तभी हम कहते हैं वे साधारण वर्ष से आगे वाले पे जाते हैं तो एक दिन बढ़ा देते हैं, और लीप वर्ष में अगर फरवरी काउंट हो रही है फिर आगे वाले में जाना होता है तो अपन क्या करते हैं, वहां पे 2 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शनिवार ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 79 नंबर क्वेश्चन बोलता है, यदि 18 माइनस को क्या लिख रहा है, ये माइनस को लिख रहा है भाग 3, और गुणा को क्या लिखेगा, ये गुणा को लिख रहा है +14, और भाग को क्या लिखेगा, ये भाग को लिखेगा गुणा 2, और प्लस को क्या लिखेगा, -12। काट दो, 3 कम 3, 3 6 18, और 14 2 28, 6 प्लस में, और उसके बाद में माइनस के 12, तो माइनस के 6 घटा दो, किस में से, 28 में से 6 घटाओगे तो 22 बचेगा, तो यहाँ पे 22 आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 80 नंबर क्वेश्चन है, सभी जोकर सर्कस है, सारे के सारे क्या है, जोकर, सारे के सारे जोकर हैं वो क्या है, सर्कस के अंतर्गत आ जाएंगे। सभी सर्कस है वो क्या है, घुड़सवार है, तो घुड़सवार को GH से डिनोट कर दूं मैं, GH से घुड़सवार हो जाएगा। और कुछ जोकर है वो तमाशे हैं, कुछ जोकर है वो क्या हो जाएगा, तमाशे हो जाएंगे, तो ये इस प्रकार से T से तमाशा। तो कुछ घुड़सवार तमाशे है क्या, कुछ घुड़सवार है वो तमाशे है क्या, हाँ जी, घुड़सवार वाला तमाशे को काट रहा है। और कुछ सर्कस जोकर है क्या, कुछ सर्कस है वो जोकर है क्या, हाँ जी, कुछ सर्कस है वो जोकर है। तो दोनों के दोनों इसमें सही हो जाएंगे भी, दोनों के दोनों है वो सही है, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों पालन कर रहे हैं। आगे देखो भी ये वाला भी बढ़िया है,
अब देखिएगा, एक अपसारी लेंस फोकस दूरी, अब आपको पता होना चाहिए अपसारी लेंस कौन सा होता है। अपसारी लेंस किसे कहते हैं? अपसारी लेंस हम अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। और इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? माइनस में आती है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो हमेशा किस में होती है? पॉजिटिव में होती है। अब इसने कहा है एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता आपको बतानी है कितनी होगी। लेंस की क्षमता आपको बतानी है कितनी होगी, तो यहाँ पे आपको पता है P बराबर क्या होती है? 1/f, अगर मीटर में है तो। यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है तो P बराबर क्या हो जाएगा? 100/f हो जाएगा। फोकस दूरी आपको क्या दे रखी है? माइनस में 50 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पे फोकस दूरी की जगह 50 सेंटीमीटर किस में लेना है? माइनस में लेना है, क्योंकि अपसारी लेंस क्या होता है? अपसारी लेंस अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो 50 से कम 50, 50 2 100, तो -2 आपका यहाँ पे डायोप्टर क्या आ जाएगा? उसकी क्षमता आ जाएगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन ये मैंने पीछे भी पेपर आए, अपने पीछे जो पेपर किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था भी। ये क्या बोल रहा है? रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करता है। और पीछे ये पूछा था भी क्लोर एल्कली प्रक्रिया के अंतर्गत जो प्रोडक्ट बनता है, जो उत्पाद बनता है, उसमें क्या बनता है। तो मैंने 3 चीजें आपको बताई थी। एक तो क्लोरीन गैस बनती है, एक हाइड्रोजन गैस बनती है, और एक NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये 3 चीजें याद रखना। क्लोर एल्कली प्रक्रिया होती है, उसमें प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो यहाँ पे देख लो, तीर के दाएं साइड में प्रोडक्ट ये बन रहा है क्या? तो NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन ये बन रहा है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब है सोडियम क्लोराइड की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। सोडियम क्लोराइड है, उसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो अपने पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनती है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन है। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्वसन की दर है वो अगर ज्यादा है प्रकाश संश्लेषण की दर से, प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या होता है भी? भोजन बनता है। और श्वसन की दर में क्या होता है? श्वसन से क्या होता है? उसका पाचन होता है। उसका क्या होता है? पाचन होता है, और हमें ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ पे एक चीज समझना आप भी, जैसे कोई व्यक्ति है वो हमेशा उसका भोजन की डाइट है वो 5 kg है, यानी प्रत्येक दिन वो क्या है? 5 kg भोजन खाता है। इट्स ओके। और 5 kg भोजन ही खाता है, और उसको क्या है? 3 kg ही मिल रहा है। उसकी डाइट तो क्या है? 5 kg की है, लेकिन प्रत्येक दिन उसे क्या है? 3 kg ही भोजन मिल रहा है। तो कहने का मतलब है वो 2 kg है, वो क्या है? 2 kg उसका क्या हो रहा है? अभाव है, यानी कमी है। और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे पतला होने लग जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, ठीक है, कमजोर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही सिचुएशन यहाँ पे है। श्वसन की दर तो ज्यादा है, यानी उसे श्वसन ज्यादा हो रहा है, भोजन का ऑक्सीकरण ज्यादा हो रहा है, और भोजन बन कम रहा है। तो इसका मतलब है भी उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा। उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे भोजन के अभाव में पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। भोजन के अभाव में पौधा सूख जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भाई 84 नंबर क्वेश्चन है, और 84 नंबर क्वेश्चन में ये बताना है कौन सा कथन निष्कर्ष है वो सत्य है। तो यहाँ पे देख लो भी, जे के बराबर या फिर बड़ा जी है क्या? ये जे रहा, जे से बड़ा या फिर बराबर एच है, और एच से बराबर या फिर बड़ा जी है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 85 नंबर क्वेश्चन ये है, इसने कहा है भी कोई संख्या है इस प्रकार से, इसका पहला अंक ये होगा 6 होगा, दूसरा अंक 9 होगा, तीसरा अंक 7 होगा। अब इसने बोला भी उपरोक्त में से ऐसे उपरोक्त में प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 1 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार निर्मित कितनी संख्याएं का पहला अंक है वो उसकी तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। कहने का मतलब अगर मैं इस संख्या में यानी 5 में 1 जोड़ दूं तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा क्या? हाँ जी, हो जाएगा।
उसके बाद में 7 में 1 जोड़ दूंगा 8 हो जाएगा, लेकिन वो 9 से डिवाइड नहीं होगा तो ये संख्या नहीं है। उसके बाद में इसने 5 में 1 जोड़ दूंगा तो 6 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 3 में 1 जोड़ दूंगा 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 में 1 जोड़ूंगा 3 हो जाएगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी 3 ही संख्याएं हैं जो क्या है, उसका पहला अंक है वो तीसरे अंक से डिवाइड हो जाएगा 1 जोड़ने पर। आगे देखो अभी नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 108 और 144 का महत्तम समावर्ती यानी HCF आपको ज्ञात करना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आप कर लो। 108 के कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंजा 10 और 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 27 2 54 होते हैं, 3 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 144 का आप निकाल लो। 144 का आप निकालोगे तो यहाँ पे 2 से 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 से 36 2 72, फिर 2 से फिर 18 2 36, फिर 2 से फिर 9, फिर 3 से फिर 3 और फिर 3 से 1। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, यहाँ पे 2 दुए हैं तो यहाँ पे भी 2 दुए ही अपने को कॉमन लेने पड़ेंगे। ठीक है, इधर यहाँ पे देखिएगा, इधर 3, इधर देखिएगा, इधर यहाँ पे 3 सॉरी 2 है वो 3 है, यहाँ पे 3 3 है, तो इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 ही 3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 4 और 4 3 12 और 12 3 36, तो 36 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इट्स ओके, HCF में इस प्रकार से कॉमन लिया जाता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है। 87 नंबर क्वेश्चन में है C2H6, C2H6 और C3H8 में इकाई अंतर बताओ भी कितने का अंतर है और बताना है ये श्रेणी कौन सी है। तो C2H6 ये क्या है, एथेन है, और ये क्या है, प्रोपेन है। तो यहाँ पे C2H6 और एक है C3H8, तो यहाँ पे कार्बन में कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन का अंतर आ रहा है। और यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 2। तो CH2 का अंतर है, CH2 का अंतर है। और ये C2H6, C3H8, C4H10 और C5H12 ये क्या होते हैं अभी, ये समजातीय श्रेणी है, इनकी जाति समान है, इनकी जाति समान है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। तो CH2 एक क्या है, समजातीय श्रेणी है, तो इसका अंतर तो CH2 आ जाएगा। और ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, और पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस प्रकार से चलता है भी ये। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 88 नंबर क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का है भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 89 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है तो वो किलोवोट है, ये उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। किलोवोट घंटा, किलोवोट घंटा है, ये विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। कैलोरी है, वोट सेकंड है और जूल है, ये क्या होते हैं, उष्मीय ऊर्जा की इकाई होती है भी। उष्मीय ऊर्जा की इकाई है कैलोरी, वोट सेकंड और जूल। ये किलोवोट है, किलोवोट घंटा है, ये क्या है, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये बोला गया है त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। तो वहां पे बंगाली और कोकबोराक, बंगाली और कोकबोराक भाषा का यूज किया जाना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये आपका कौन सा राज्य, कौन सा राज्य AVGC, AVGC फुल फॉर्म हो जाएगी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो वो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलता हूं 92 नंबर क्वेश्चन देखो अभी। 92 नंबर क्वेश्चन में इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। देखो ये क्या है, 1/3 की पावर, 1/3 की पावर -3 है। -1/3 की पावर कितनी है, -3 है। प्लस में 1/5 की पावर कितनी है, 4 है, माइनस की 4 है। और प्लस में क्या है, 1/15 की पावर क्या है, -2 है।
अब माइनस में 2 है तो इसको क्या है, संख्या को पलट दो तो ये प्लस में हो जाएगी। तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। प्लस में 5 की पावर 4 है तो 5 की पावर 4 कितनी होती है, भी ये आप निकाल लो, 5 की पावर 4 कितनी होती है, 5 5 25, 25 5 125 और 125 5 625 होते हैं, 625। और उसके बाद में यहाँ पे प्लस और 15 की स्क्वायर कितनी होती है, 225 होती है। तो इन सभी को जोड़ दो भाई, 5 और 5 10 और 7 17, 1, उसके बाद में 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, और उसके बाद में 6 और 2 8, तो 877 आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने पावर पलटी इसीलिए क्योंकि ये क्या है, ऊपर माइनस में दे रखा था, तो पलटने के ऊपर, पलटने के बाद में ये संख्याएं क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते भी, तारे टिमटिमाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्रह है वो प्रकाश के विस्तारित रूप, यानी बहुत सारे रूप, बहुत सारे स्रोत, यानी ये प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, प्रकाश को फैलाने का कार्य करते हैं, ये विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि प्रकाश के विस्तारित रूप या फिर विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए ग्रह है वो नहीं टिमटिमाते हैं। आगे देखो भी 94 नंबर क्वेश्चन देखो, और 94 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ये लिखिएगा, और मैं थोड़ा सा इसको जूम और कर देता हूं, 1 मिनट। अब देखो भी इसके अंदर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, दिए गए 4 वर्षों के लिए डेयरी उत्पाद कंपनी की किन शाखाओं का औसत उत्पाद न्यूनतम था। औसत उत्पाद है वो न्यूनतम है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ये है x, ये है x, ये है y और ये है z। ठीक है, इसी प्रकार से 2019 में यही है, फिर 2020 में है और 2021 में। इस सभी का औसत उत्पाद निकालना है। तो 2018 उसमें पहले अपन x का जोड़ लेते हैं, 2018, 19, 20 और 21 में। तो 50, यहाँ पे 50 है, उसके बाद में यहाँ पे 45 है, फिर यहाँ पे 55 है, फिर यहाँ पे 50 है। तो सभी को जोड़ लो, 50 और 45 कितने हो गए, 95 यानी 95 हो गया। 95 और 55 कितने हो गए, 150 हो गए। 150 और 50 कितने हो गए, 150 और 50 200 हो गए। ठीक है, अब 200 हो गए, कितने साल है, 2018, 19, 20 और 21, 4 साल है। तो इसका औसत क्या निकल के आ जाएगा, 4 5 20 यानी 50 निकल के आ गया। किसका, एक्स का, ये निकल के आ गया। उसके बाद में y का जोड़ लो, y का 35 है, और उसके बाद में 45 है, और उसके बाद में 45 है, और उसके बाद में 55 है। तो ये हो जाएगा 45 और 45 90 हो गया, और 90 और 55 और 35 को जोड़ लो, 5 5 10 1 और 5 3 8 है, 8 और 1 9 और 9 18 यानी 180 हो गया। तो यहाँ पे 180 किसका आ गया, 180 y का आ गया, और अपॉन में 4 कर दो, 4 चौके 16 और बच गया 2 4 5 20। तो ये आ गया औसत किसका, y का निकल के आ गया। अब z का ऐड कर लो, 45 40 40 और 60, 40 और 60 100 100 और 40 140 और 140 और 45 कितने हो जाएंगे, 140 और 45 हो जाएंगे 185, 185 और 185 में 4 का डिवाइड कर दो, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 कितना बच गया, 2 25, 4 छिकी 24। तो ये लगभग 46 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये किसका आ जाएगा, जेड का आ जाएगा। अब इसने पूछा क्या है, भी दिए गए 4 वर्षों के डेयरी उत्पाद कंपनी में किन शाखाओं का औसत उत्पाद न्यूनतम है। तो ये वाई शाखा है ना, इसका औसत उत्पाद 45 आया, ये सबसे कम आया है। जेड का 46 पॉइंट कुछ है, और एक्स का है वो 50 आया है। तो वाई आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वाई शाखा का जो उत्पाद आया है, औसत उत्पाद आया है, वो क्या है, सबसे कम आया है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन देखो। 95 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 9 गुणा को क्या लिख रहा है, +8, और प्लस को क्या लिखेगा, भाग 4, और माइनस को क्या लिखेगा, गुणा 8, और भाग को क्या लिखेगा, -5। तो 4 एकम 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 और प्लस के 9 है, और माइनस के 5 है, तो प्लस के 4 इसमें ऐड कर दो, 16 और 4 20। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अब सही दिख रहा है ना। अब देखो, एक पिता और उसकी पुत्री की औसत आयु का योग क्या है,
एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी था, तो ये पिता हो जाएगा और ये पुत्री हो जाएगी, ठीक है। और इसका क्या है 7 गुना था, ये लो 7 गुना कर दिया। अब क्या है 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु पूछा है। अब यहाँ पे देखिएगा 8 वर्ष पहले था ये क्या है 8 वर्ष पहले का अनुपात है, 8 वर्ष पहले का अनुपात है। तो अगर मैं इस संख्या को, ये क्या है वर्तमान का योग है, ये 80 है वो वर्तमान का योग है, और इस 80 को मैं क्या कर दूं 8 साल पहले लेके जाऊं, 8 साल पहले लेके जाऊं तो इसमें से 16 माइनस करूंगा। क्यों करूंगा 16 माइनस? क्योंकि 8 साल तो पिता की आयु कम होगी और 8 साल पुत्री की आयु कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास में कितना बच जाएगा 64 बच जाएगा। तो यहाँ पे 64 उसकी 8 साल पहले की आयु आ गई। अब हमारे अनुसार उसकी 8 साल पहले की आयु का अनुपात कितना है 7:1 है। तो हमारे अनुसार है वो उनकी आयु का योग 8 हो जाएगा, लेकिन प्रश्न में 64 आया है। तो 8 एकम 8 और 8 8 64, यानी 1 का मान 8 आ गया। अब 1 का मान 8 आ गया तो पुत्री की वर्तमान आयु पूछी है, तो पुत्री का रेशियो 1 है, तो यहाँ पे 8 आ गया। ये 8 क्या आया है, ये 8 आपका 8 साल पहले का आया है। अब इसको वर्तमान बनाओगे तो प्लस 8 करना पड़ेगा, तो ये 16 इसका वर्तमान आ गया। लेकिन इसने 8 साल बाद पूछा है, तो फिर 8 है इसमें ऐड कर दो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24। तो यहाँ पे 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी 97 नंबर क्वेश्चन देखो। 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये बोल रहा है भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया था? तो भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल है वो सीबीएसई और एनसीईआरटी ने लॉन्च किया था। अभी सीबीएसई और एनसीईआरटी यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने तमन्ना टूल है वो विकसित किया था। आगे देखो भी 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है भी वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। तो वसा के पायसीकरण में पीत लवण है वो सहायक होते हैं। भी वसा का पायसीकरण कौन करता है? वसा को पचाने में पीत लवण सहायक होते हैं, ठीक है। प्रोटीन को पचाने के लिए तो पेप्सिन हो जाएगा, प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन हो जाएगा, और ये अमाशय केंद्र होता है भी पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम है वो क्या कहाँ पे होता है, ये अमाशय के अंदर होता है, और आपका ये पीत लवण है ये क्या है वसा का पाचन करता है, ठीक है, वसा को पचाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बोला गया है ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के आधार पर बताना है आपको ऑप्शन में कौन सा सही है। बताओ P से बड़ा है क्या K? P से K बड़ा है क्या? तो देखो P से बड़ा L है, L से बड़ा कौन है U है, और U के बराबर कौन है K है। तो यहाँ पे K बड़ा हो जाएगा किससे? P से। 3 नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 नंबर क्वेश्चन देखो भी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री को ये कर्तव्य है, प्रधानमंत्री को यह कर्तव्य देता है, ये कर्तव्य होता है कि वो जो शासन प्रशासन से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो सूचनाएं ला करके किसको दे? वो सूचनाएं ला करके राष्ट्रपति को सौंपे। तो ये अनुच्छेद 78 में बोला गया है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आज हमारा ये मॉडल पेपर है, यानी पेपर आपका जो हुआ था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो पेपर है वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, और नेक्स्ट है वो अपना 22 अगस्त 2022 वाला चलेगा, सुबह वाली इनिंग वाला, ठीक है। तो ये पेपर हमने जो सोल्व किया है, आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, भी आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। क्लास आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें क्लास को, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।